यहां पे आप देखो इस डायग्राम में कायदे से हमें ना ये ऐसा स्पेक्ट्रम मिलना चाहिए। देखो कंटिन्यूअस कलर धीरे 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 चेंज हो रहे हैं। यहाँ पे वायलेट से शुरू हो रहे हैं, यहाँ पे देखो रेड तक के खत्म हो रहे हैं, बीच में कहीं कोई स्पॉट नहीं मिल रहा है। लेकिन यहाँ पे जब हम लोग स्पेक्ट्रम देखेंगे ना तो पता है बीच में ब्लैक दिखेगा पूरा, और अचानक से कोई कलर आ जाएगा, उसके बाद वो गायब होगा, बीच में पूरा डार्क रहेगा, उसके बाद अचानक से फिर कोई दूसरा कलर आ जाएगा। तो ये कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम नहीं मिल रहा है हमको। मतलब देखो यहाँ पे सारे के सारे वेवलेंथ की लाइट यहाँ पे हमें मिल रही थी, लेकिन यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक वेवलेंथ की लाइट बस मिल रही है। तो ये ऐसा कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम क्यों नहीं मिलता, इसका एक्सप्लेनेशन भी ना रदरफोर्ड दे नहीं पाए थे, जो कि बाद में हमको पता चलेगा। तो समझ गए ना, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम नहीं मिल रहा है हमको, हमको बीच बीच का कोई कलर मिल रहा था बस। कैसे मिल रहा था, क्यों मिल रहा था, ये सब भी हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। तो आगे चलो। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं बोर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम। बोर ने क्या किया था, हाइड्रोजन लाइक एटम्स के लिए अपना एक मॉडल प्रपोज किया था। ये मॉडल जो है ना, इसकी खास बात ये है कि ना बहुत छोटे एटम्स के लिए है, जैसे कि हाइड्रोजन, एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन, उसी के लिए ये सब कुछ सही वैल्यूज देता है, बाकियों के लिए ना ये उतना ज्यादा एक्यूरेट नहीं है। लेकिन इसने बहुत हद तक के हमारी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर दिया था। कैसे किया था ये नहीं पता, शायद इसको कोई सपना आया था, इसने देखो लिख दिया है। यहां पे देखो, एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन इज क्वांटाइज्ड mvr इज इक्वल टू nh अपॉन 2 पाई, ऐसा होता है, इसने बता दिया। अब देखो इसकी मीनिंग क्या है। हमने जब उससे पूछा, बोहर ने देखो एक प्रॉब्लम फेस करी कि ये इलेक्ट्रॉन अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को एमिट कर रहा है तो इसकी एनर्जी धीरे धीरे कम होना चाहिए और वापस से आके ये इसमें गिर जाना चाहिए। तो बोहर ने हमको बताया कि नहीं, ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे अगर ये न्यूक्लियस है तो पता है इसके चारों तरफ बहुत सारे ऐसे खास ऑर्बिट हैं, बहुत स्पेशल टाइप के ऑर्बिट हैं, जिनमें अगर वो रिवॉल्व करता है तो वो अपनी एनर्जी को लूज नहीं करता, उसमें उसका मोमेंटम हमेशा कंजर्व्ड रहता है। तो उससे पूछा गया कि भैया बताओ वो ऑर्बिट कौन से हैं, ऐसे कितने डिस्टेंस पे है इस न्यूक्लियस से। तो उसने बोला इसका एंगुलर मोमेंटम हमेशा कांस्टेंट रहेगा। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, एम वी आर इज इक्वल्स टू एन एच अपॉन 2 पाई। इसमें आप वैल्यूज पुट कर दीजिए। अगर आपको पता करना है कि ये पहले नंबर का ऑर्बिट कहां पे है, पहले नंबर का ऑर्बिट, तो यहाँ पे वन वन रख दीजिए एन की जगह पे, आपको उसके लिए वेलोसिटी मिल जाएगी। उसके लिए आपको, आप जो भी यहाँ पे मूव कर रहा है उसका मास रखेंगे, ऑब्वियसली उसकी वेलोसिटी रखेंगे, आपको उसकी रेडियस पता चल जाएगी कि किस रेडियस पे वो होगा। हाँ, ये प्लैंक्स कांस्टेंट है, ये प्लैंक्स कांस्टेंट है, ये नंबर ऑफ ऑर्बिट है। ये पहला ऑर्बिट है 1, ये दूसरा ऑर्बिट होगा 2, ऐसे करके 3 4 5 आप ऑर्बिट निकाल सकते हैं। अब ऑर्बिट आप ऐसे ही निकालेंगे ना, पहला ऑर्बिट, दूसरा ऑर्बिट, पांचवा ऑर्बिट, कभी 6.5 ऑर्बिट निकालेंगे क्या, नहीं, या तो 6th ऑर्बिट होगा या 5th ऑर्बिट होगा। तो एन की वैल्यू 1 से लेके इन्फानाइट तक की हो सकती है। कितने ऐसे ऑर्बिट हो सकते हैं, इन्फानाइट। तो इलेक्ट्रॉन जो है ना बहुत स्मार्ट है, अगर उसको पहले ऑर्बिट में रहना है तो वो देख लेगा कि उसकी रेडियस कितनी होनी चाहिए, उस रेडियस पे वो अपने आप शिफ्ट हो जाएगा। और इस ऑर्बिट की खास बात ये है, इस ऑर्बिट पे रहने से ना वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को एमिट नहीं करता है, उसका एंगुलर मोमेंटम हमेशा कंजर्व्ड रहता है। क्यों रहता है ये आगे हमको पता चलेगा डी ब्रोगली से। अभी इसको ना सपना आया, इसने बता दिया कि देखो भाई ऐसे ना कुछ चुनिंदा ऑर्बिट्स हैं जिसके ऊपर ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को एमिट नहीं करता, और अगर एमिट ही नहीं कर रहा है तो क्या होगा, उसका एंगुलर मोमेंटम हमेशा कंजर्व्ड रहेगा। कुछ खास ऑर्बिट है ऐसे। आप नहीं, आप इसको ऐसा नहीं कर सकते कि ये पहला ऑर्बिट है ये दूसरा ऑर्बिट है, थोड़ी सी वेलोसिटी चेंज हुई तो ये बीच के किसी ऑर्बिट में ये मूव करने लगेगा, ऐसा कभी नहीं होगा। यहां से कूद के ये सीधा यहां जाएगा, अगर एनर्जी लूज किया तो सीधा यहां आएगा, बीच में कहीं नहीं रुकने वाला ये। एक सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी को ही ये एमिट करेगा और सीधा वहां से उछल के यहां आएगा। जैसे कि देखो, सड़क पे पानी भरा हुआ है लेकिन बीच बीच में पत्थर या ईंट रखे हुए हैं, तो जब आपको सड़क को क्रॉस करना है तो आप क्या करोगे, एक पत्थर से दूसरे पत्थर पे ही कूदोगे ना, कि बीच में भी कूद सकते हो। डिस्टेंस बहुत ज्यादा है तो बात अलग है, लेकिन डिस्टेंस बहुत कम है सारे पत्थरों की, तो आप एक पत्थर से दूसरे पत्थर पे ही उछलोगे। मान लो सबके बीच के डिस्टेंस जो है ना फिक्स है, तो आप एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी को ही एक्सपेंड करोगे और एक पत्थर से दूसरे पत्थर पे कूद जाओगे। तो वैसे ही इलेक्ट्रॉन जो है ना, उसको पता है कि यहाँ पे ना कुछ स्टेबल ऑर्बिट्स है जहां पे मैं अगर जाऊंगा तो मेरी एनर्जी लूज नहीं होगी, मुझे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को एमिट नहीं करना पड़ेगा। तो उसने कैलकुलेशन करके रखा हुआ है, उस इलेक्ट्रॉन के पास ये वाला फॉर्मूला है। तो देख लेते हैं कि किस रेडियस पे मैं जाऊंगा तो मैं स्टेबल ऑर्बिट में रहूंगा।
तो यहां पे देखो लिखा हुआ है एवरी एटम कंसिस्ट ऑफ अ सेंट्रल कोर called nucleus in which entire positive charge and almost entire mass of atom is concentrated. A suitable number of electrons revolve around the nucleus in circular orbits. The centripetal force required for revolution is provided by electrostatic force. हम लोगों ने निकाला था इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना होगा F इंटू दोनों का चार्ज का मल्टीप्लीकेशन डिवाइडेड बाय उनके बीच का स्क्वायर। अब यहां पे देखो सेंट्रीपिटल फोर्स किसके इक्वल होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के। सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। यहाँ पे थोड़ी देर पहले मैंने इसी को डिस्कस किया था कि देखो अगर किसी के अराउंड ये इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो जितना सेंट्रीपिटल फोर्स होगा अंदर की तरफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये वाला फोर्स कौन सा होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक, क्योंकि नेगेटिवली चार्ज है पॉजिटिवली चार्ज। लेकिन ये वाला फोर्स कौन सा होगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ये दोनों फोर्सेस को आपस में इक्वल होना पड़ेगा। तो वही देखो मैंने यहाँ पे जो लिखा हुआ था mv²/r इज इक्वल टू 1/4πε0 ze इंटू e अपॉन r स्क्वायर। आगे चल के ना हम लोग z की वैल्यू 1 ले लेंगे क्योंकि हम हाइड्रोजन के लिए बात कर रहे हैं। हाइड्रोजन के अंदर यहाँ पे प्रोटॉन कितने होंगे, एक ही प्रोटॉन होगा, तो z की वैल्यू उसके लिए 1 आ जाएगी। तो यहाँ पे देखो हाँ हाँ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वैल्यू लेकिन कितनी होती है, हमेशा सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल ही होती है। हाँ तो सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो क्या है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। यहाँ पे मैंने बताया है सेंट्रीपिटल फोर्स कौन सा है, ये वाला फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स है और ये किसके इक्वल है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के इक्वल है। और आगे चल के यही सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के इक्वल होगा, आगे चल के यही सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के इक्वल होगा। इतना तो सब समझते हैं 11th पास हो क्या है कि सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आपस में इक्वल होते हैं तभी तो ये एक स्टेबल ऑर्बिट में चलता है। अगर इसकी वैल्यू ज्यादा होगी तो ये तो न्यूक्लियस में चला जाएगा, अगर इसकी वैल्यू ज्यादा हुई तो ये बाहर निकल जाएगा। तो ये दोनों फोर्स का बैलेंस है तभी ये जो है ना एक सर्कुलर ऑर्बिट में इस फैशन में ये मूव कर पाता है। तो mv²/r इज इक्वल टू kze² अपॉन r, जहां पे k क्या है 1/4πε0 और z इज इक्वल टू 1 मैंने क्यों लिया है क्योंकि हेडिंग में ही देख लो हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन के लिए नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होते हैं 1, तो z की वैल्यू क्या है 1 है। लेकिन फॉर्मूले में मैंने z लिख दिया है, आगे चल के आपको ऐसा कोई दे सकता है कि गोल्ड है उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, तो फॉर्मूले में z की जगह पे जो भी गोल्ड का एटॉमिक वेट होगा वो आप लिख देंगे 79। नंबर 2 देखो, ये पहला वाला तो हम लोगों को पता चल गया। इसमें जो मैंने डब्बे में जो फॉर्मूला लिखा है ना उसको आप पेन वैन से रंगीन कर लो क्योंकि इस फॉर्मूले का हम लोगों को ना हर न्यूमेरिकल में यूज करना पड़ेगा कि भाई सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स। तो ये वाला जो फॉर्मूला है इस डब्बे में इसका बहुत 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 बार यूज होने वाला है, तो इसको हम लोगों ने अंडरलाइन कर लिया, इसको डब्बे में बना लिया अलग कलर से। उसके बाद जो नीचे है अकॉर्डिंग टू बोर, देखो ये अकॉर्डिंग टू बोर है, उसको सपना आया इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व ओनली इन सर्टेन डिस्क्रीट नॉन रेडिएटिंग ऑर्बिट्स। एक डिस्क्रीट के नीचे अंडरलाइन कर लो और एक रेडिएटिंग नॉन रेडिएटिंग ऑर्बिट्स के नीचे। डिस्क्रीट का मतलब क्या होता है जो कंटिन्यूअस नहीं है, जो कंटिन्यूअस नहीं है, जैसे कि 1 1.11 1.12 1.13 ये ऐसा कंटिन्यूअस है, लेकिन 1 के बाद आप सीधा 2 पे पहुंच गए, 2 के बाद 3 पे, ये डिस्क्रीट कहलाता है, कंटिन्यूअस नहीं है। यहां पे देखो अगर आप ग्राफ बना रहे हो मान लो किसी चीज का, आपने ये ऐसा बनाया तो इसको कंटिन्यूअस ग्राफ कहेंगे क्योंकि देखो इसमें कोई भी वैल्यू मिसिंग नहीं है। लेकिन अगर आप इसको बनाए ऐसा 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 तो देखो बीच में बहुत सारी वैल्यूज मिसिंग है, तो ये क्या कहलाएगा डिस्क्रीट कहलाएगा, आपने बीच बीच में छोड़ के गए। तो ये क्या है डिस्क्रीट ऑर्बिट्स होते हैं, पहला ऑर्बिट दूसरा ऑर्बिट तीसरा ऑर्बिट, कोई बीच में 1.11 ऑर्बिट नहीं आने वाला है, 1 के बाद 2। तो उसने ये बताया कि ऐसे ना बहुत अच्छे कुछ ऑर्बिट्स होते हैं जिसके ऊपर ये रेडिएशन नहीं करता, नॉन रेडिएटिंग ऑर्बिट्स, इसलिए उसके नीचे अंडरलाइन करना है डिस्क्रीट नॉन रेडिएटिंग ऑर्बिट्स कॉल्ड स्टेशनरी ऑर्बिट्स। इसमें इलेक्ट्रॉन स्टेशनरी नहीं है लेकिन इनका नाम स्टेशनरी ऑर्बिट है। स्टेशनरी ऑर्बिट इसलिए है क्योंकि इसमें वो कुछ भी अपनी एनर्जी को लूज नहीं कर रहा है, तो एक स्टेशनरी काइंड ऑफ बिहेव कर रहा है, क्योंकि अगर मूव करता है तो हमेशा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकलती है, बट अभी नहीं निकल रही है, मतलब वो स्टेशनरी टाइप का फील हो रहा है। For which total angular momentum of the revolving electron is an integral multiple of h upon 2 pi where h is Planck's constant। तो एंगुलर मोमेंटम कितना होता है उसका उस जगह पे nh अपॉन 2 पाई। अगर मैं आपसे पूछूं
कि यहाँ पे ये न्यूक्लियस है, इसके अराउंड ये वाला पहला ऑर्बिट है, इसके अराउंड ये दूसरा ऑर्बिट है, इसके अराउंड ये तीसरा ऑर्बिट है। ये तीनों ऑर्बिट में अलग अलग इसका एंगुलर मोमेंटम होगा। यहां पे एंगुलर मोमेंटम कितना होगा, तो आप बोलेंगे क्या, 1 इंटू एच अपॉन 2 पाई। सर यहाँ पे इसका इतना एंगुलर मोमेंटम है क्योंकि ये पहला ऑर्बिट है। दूसरे ऑर्बिट में कितना हो जाएगा, 2 इंटू एच अपॉन 2 पाई। यहां सर इसका इतना एंगुलर मोमेंटम। तीसरे वाले ऑर्बिट में इसका एंगुलर मोमेंटम कितना है, 3 इंटू एच अपॉन 2 पाई। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, एम वी आर। एंगुलर मोमेंटम नाम सुना है सबने। अच्छा, लीनियर मोमेंटम क्या होता है, P इज इक्वल्स टू एम वी। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, जब आप लीनियरली मूव करते हो तो मास मैटर करता है, जब आप रोटेशन करते हो तो एंगुलर ये मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैटर करता है। यहाँ पे लीनियर वेलोसिटी मैटर करती है और यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी मैटर करती है। इसकी वैल्यू कितनी होती है, एम आर स्क्वायर। ओमेगा क्या होता है, V बाई आर। V इज इक्वल्स टू ओमेगा आर। ये वाला फॉर्मूला पढ़ा है ना। तो आर से ये कट जाता है तो एंगुलर मोमेंटम एम आर वी बच जाता है हमारे पास, एम आर वी। तो एंगुलर मोमेंटम का ये डायरेक्ट फॉर्मूला हमको याद रखना है। एक्चुअली बच्चों को ये वाला फॉर्मूला याद रहता है, लीनियर मोमेंटम एम वी, एंगुलर मोमेंटम आई ओमेगा। लेकिन आई ओमेगा को हम एम आर वी लिख सकते हैं, ये मैंने लिख के बताया कैसे। तो जो एंगुलर मोमेंटम है ना, यहाँ पे देखो मास तो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, रेडियस और वेलोसिटी का ऐसा कॉम्बिनेशन होता है कि हमेशा उसका एंगुलर मोमेंटम जो रहता है ना वो कांस्टेंट रहता है। तो यहाँ पे एम आर वी इतना, एम आर वी इतना, एम आर वी इतना, ये हमेशा कंजर्व्ड रहेगा हमेशा। अगर इसकी वैल्यू हमेशा कंजर्व्ड रहने वाली है तो देखो जैसे जैसे रेडियस बढ़ेगी वैसे वैसे इसकी वेलोसिटी क्या होने लगेगी, कम होने लगेगी। एमआरवी को कांस्टेंट रहना है ना। इसके बाद देखो हियर एन इज कॉल्ड प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। कई बार पूछता है कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है, तो आप क्या बोलेंगे, बोर का जो मॉडल था उसमें एमवीआर जो एंगुलर मोमेंटम है वो किसके इक्वल होता है, एनएच अपॉन 2 पाई के। तो जो एन होता है ना उसी को हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। एक बार 1 मार्क में पूछा हुआ है इसलिए इसको मैंने यहाँ पे लिखवा दिया। अब इसके नीचे स्टार पॉइंट है, द इलेक्ट्रॉन वाइल रिवॉल्विंग इन सच ऑर्बिट्स shall not lose energy, that is energy would stay constant। एनर्जी इसके पास कांस्टेंट रहेगी क्योंकि इस ऑर्बिट में वो एनर्जी को लूज ही नहीं कर रहा है। बोहर ने हमको बताया है कि ये एक खास ऑर्बिट है जिसमें ये कुछ भी एनर्जी को लूज नहीं करता। जैसे हमारी अर्थ देखो एक खास ऑर्बिट में है, इसलिए सन के अराउंड वो अपनी एनर्जी को लूज नहीं कर रही है। वो आज से करोड़ों साल पहले से मूव कर रही है, करोड़ों साल बाद भी मूव करती रहेगी। लेकिन अगर इसका ऑर्बिट आपने आगे पीछे किया तो हो सकता है, अगर पास कर दिया तो हो सकता है सन की तरफ चली जाए, अगर दूर कर दिया तो हो सकता है ये सोलर सिस्टम के बाहर निकल जाए, स्टेशनरी ऑर्बिट में है। उसके बाद तीसरा वाला देखो, अब देखो यहां पे अगर कोई इलेक्ट्रॉन यहां पे मजे से घूम रहा है, अगर कोई इलेक्ट्रॉन यहां पे मजे से घूम रहा है, ये जो है ना कोई ये यहां पे घूम रहा है, ये ना इसका सेकंड नंबर ऑर्बिट है और वो जाना चाहता है इस ऑर्बिट पे। एक इलेक्ट्रॉन है वो यहां पे मूव कर रहा है और वो चाहता है कि वो इस ऑर्बिट में चले जाए। तो देखो ये हायर ऑर्बिट है, ये लोअर ऑर्बिट है, इसमें एनर्जी ज्यादा होती है, इसमें एनर्जी कम होती है। ये लोअर ऑर्बिट है, इसके पास एनर्जी कम है, ये हायर ऑर्बिट है, इसके पास एनर्जी ज्यादा है। तो देखो अगर उसके पास ज्यादा एनर्जी है लेकिन वो यहां जाना चाहता है तो उसको अपनी एनर्जी क्या करना पड़ेगा, लूज करना पड़ेगा। तो जो वो अपनी एनर्जी को लूज करता है ना, वो एनर्जी क्या होती है, एच न्यू। फोटोन के फॉर्म में अपनी एनर्जी को वो लूज करता है। याद है फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन वगैरह हमने पढ़ा था, याद आ रहा है या नहीं। तो क्या होता है, वो फोटोन के फॉर्म में अपनी एनर्जी को लूज करता है जो कि इक्वल होती है किसके, एच न्यू। फोटोन की एनर्जी कितनी होती है, एच न्यू। तो देखो यहाँ पे उसकी जो एनर्जी थी वो थी E2 और यहाँ पे अब उसकी एनर्जी हो गई E1। तो ये किसके इक्वल होगा, एच न्यू। भाई उसके पास पहले ज्यादा एनर्जी थी, उसने एनर्जी को रिलीज किया और इस स्टेज पे पहुंच गया। इस स्टेज पे अब उसके पास कितनी एनर्जी है, E1। तो E2 माइनस E1 कितना हो जाएगा, जितना उसने एनर्जी को लूज किया है। या इसका उल्टा भी पॉसिबल है कि यहाँ पे अगर वो मजे से घूम रहा था लेकिन उसको कहीं से एनर्जी मिल गई, ये देखो कितनी एनर्जी मिल गई, एच न्यू। पता है वो उछल के यहाँ पे आ गया, पहले उसके पास एनर्जी थी E1, अब उसके पास एनर्जी हो गई E2।
तो अभी भी यही वाला फॉर्मूला लगेगा क्योंकि E2 इज ग्रेटर देन E1। तो E2 माइनस E1 कितना हो जाएगा, H न्यू। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है, H न्यू इज इक्वल टू E2 माइनस E1। पढ़ो उस पॉइंट को। द एमिशन और एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी ऑकर्स ओनली व्हेन एन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम वन ऑफ इट्स स्पेसिफाइड नॉन रेडिएटिंग ऑर्बिट टू अनदर। The difference in total energy of electron in the two orbits is observed when the electron jumps from inner to an outer orbit and emit the electron jumps from the outer to inner orbit। अब यहाँ पे देखो, एक मैं इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों को बताने वाला हूं। यहाँ पे ये हमारा न्यूक्लियस है, इसके अराउंड ये पहला ऑर्बिट है, ये दूसरा ऑर्बिट है, ये तीसरा ऑर्बिट है, ये चौथा ऑर्बिट है। अभी देखो इलेक्ट्रॉन जो है वो यहां से जंप करके, ये चौथे नंबर का ऑर्बिट है, ये तीसरे नंबर का, ये दूसरे नंबर का, ये पहले नंबर का, चौथे नंबर के ऑर्बिट से वो तीसरे नंबर के ऑर्बिट तक आना चाहता है। तो एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा या लूज करेगा, लूज करेगा। तो ये जो एनर्जी को लूज करेगा वो कितनी हो जाएगी, H न्यू 1। जरूरी नहीं कि यहां से यहां आने के लिए जितनी एनर्जी लूज किया, यहां से यहां आने भी उतनी एनर्जी लूज करना है। ये एनर्जी अलग अलग लूज करना पड़ता है, वो अभी हम लोग देखेंगे फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करके। तो हर बार अलग एनर्जी उसको एमिट करना पड़ता है। तो यहां पे जो उसने एनर्जी एमिट किया, फॉर एग्जाम्पल वो थी कितनी, 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जूल बहुत बड़ी क्वांटिटी हो जाती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब देखो इसको H से डिवाइड कर दोगे तो आपको फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी इसकी। भाई कितनी एनर्जी उसने लूज किया, H न्यू 1 बोल रहा हूं मैं इसको, और वो कितनी थी, 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आप क्या करेंगे, H न्यू 1 इज इक्वल टू 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो न्यू 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 100 अपॉन H इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और H जो है प्लैंक कांस्टेंट है ना, इसकी वैल्यू सबको पता है, 6.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 और यूनिट जूल पर सेकेंड। इसके साथ में फ्रीक्वेंसी है, इसकी यूनिट क्या है, पर सेकेंड, जूल सेकेंड। तो सेकेंड सेकेंड कर जाएगा जूल, एनर्जी बच जाएगी। एनर्जी क्या है, देखो एनर्जी इज इक्वल्स टू H न्यू, ये जूल सेकेंड होगा, और ये फ्रीक्वेंसी पर सेकेंड होती है, फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज पर सेकेंड। सेकेंड से सेकेंड कट जाएगा जूल, एनर्जी का फॉर्मूला यूनिट क्या होती है, जूल। अभी यहां हो तो देखो न्यू 1 मान लो आपको मिल गया, इसकी जो वैल्यू है फ्रीक्वेंसी की, फॉर एग्जांपल वो मिल गई 800 हर्ट्ज, 800 हर्ट्ज। अब आप क्या कर सकते हैं, आपको एक फॉर्मूला पता है कि फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू क्या होता है, C अपॉन लैम्डा। तो यहां से आप लैम्डा 1 की वैल्यू निकाल लेंगे। C क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट। तो यहां से आपने ना वेवलेंथ निकाला, तो फॉर एग्जांपल आपको वेवलेंथ कितनी मिल गई, 300 nm। 300 nm आपको वेवलेंथ मिल गया। अब हर वेवलेंथ से आपको अलग कलर मिलता है, तो ये वाली वेवलेंथ में जो भी कलर फिट होगा वो कलर आपको दिखने लगेगा। अब यहां से जब ये यहां पे जंप करेगा तो देखो फिर से ये एक अलग एनर्जी को रेडिएट करने वाला है। यहां से जैसे ही यहां पे जंप किया, इसने H न्यू 2 ये वाली एनर्जी को रेडिएट किया। आपने क्या किया, H न्यू 2 इसकी वैल्यू मान लो है कितनी, 80 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉर एग्जांपल। तो यहां से आपने न्यू 2 की वैल्यू निकाली, न्यू 2 की वैल्यू मान लो आ गई कितनी, 600 हर्ट्ज। तो यहां से आप लोग न्यू 2 इज इक्वल्स टू C अपॉन लैम्डा 2 से लैम्डा 2 निकालेंगे, और लैम्डा 2 क्या आएगा, कितना आ जाएगा बताओ। एक बढ़ता है तो दूसरा कम होता है। भाई देखो इन्वर्सली है ना, दोनों इन्वर्स रिलेशन है। तो अगर ये कम हो गया है 800 से 600, तो ये 300 से तो ज्यादा ही होगा। चलो 500, तो 500 nm का अब हमको वेवलेंथ मिल रहा है, और 500 nm के वेवलेंथ के साथ एक अलग कलर एसोसिएटेड होता है। आपको पता है ना, जो विजिबल रेडिएशन है वो 400 से लेके 700 nm तक के रहता है। हर एक अलग वेवलेंथ पे अलग कलर मिलता है, लेकिन वहां पे जो स्पेक्ट्रम मिल रहा था उसमें कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम था, वेवलेंथ सारे मिलते हैं उसमें। उसमें 500 भी मिलेगा, 501, 502, जो सन से जो लाइट आ रही है ना उसमें सारी वेवलेंथ है।
501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, इसलिए ना आपको एक कंटिन्यूअस बैंड मिलता है, धीरे धीरे आपको कलर चेंज होते हुए दिखता है। लेकिन यहाँ 300 के बाद सीधा 500, तो 300 जिसमें पड़ता है वो वाला कलर आपको दिखेगा, और 500 जिसमें पड़ता है वो वाला कलर आपको दिखेगा। इसके बीच के सारे कलर दिखेंगे ही नहीं, क्योंकि वो फ्रीक्वेंसी वाला लाइट आया ही नहीं ना। ये वाली फ्रीक्वेंसी वाली लाइट आई और ये वाली फ्रीक्वेंसी वाली लाइट आई, तो आपको यही दोनों चीज दिखाई देगी, और बीच में क्या दिखेगा? पूरा डार्क। हाँ, कुछ भी नहीं, मतलब वहां कोई लाइट ही नहीं है, सब कुछ एब्जॉर्ब हो गया, तो कुछ लाइट ही नहीं। ब्लैक कलर का आपने कभी टॉर्च देखा है क्या? ब्लैक कलर की लाइट बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है, बाकी सब कुछ रोक दो तो ब्लैक हो जाता है अपने आप। तो इनने भी क्या है, बाकी सब कुछ एमिट किया ही नहीं, बस ये दो एमिट किया, तो दो ही कलर आपको दिखाई देगा। ऐसा होता है, बाद में भी हम लोग और देखेंगे। वो इलेक्ट्रॉन की मर्जी, अगर उसको बहुत जम के एनर्जी मिल गई तो वन से हो सकता है 3 इलेक्ट्रॉन बन जाए, या हो सकता है कि वो थर्ड ऑर्बिट तक के जा पाए, है ना। चलो आगे देखो। तो एच न्यू इज इक्वल्स टू E2 माइनस E1, यहां तक के तो हमको समझ में आ गया। हाँ, अरे नहीं, अभी उसकी जरूरत भी नहीं पड़ी है। आओ अभी स्टेपल कर लो। रेडियस ऑफ बोर्स स्टेशनरी ऑर्बिट्स, ये वाला फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स आते हैं। ये जो अगला वाला फॉर्मूला दिख रहा है ना, ये जितने भी मैंने स्टेशनरी ऑर्बिट बनाए हैं, ये देखो, ये पहला ऑर्बिट है, इसकी रेडियस है R1, ये दूसरे ऑर्बिट की रेडियस है R2, ये तीसरे ऑर्बिट की रेडियस है R3, ये चौथे ऑर्बिट की रेडियस है R4। ये सारी की सारी आपको अगर निकालना है तो उसके लिए फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले में देखो, n की जगह पे आप 1 रखो, आपको पहले ऑर्बिट की रेडियस मिल जाएगी। n की जगह पे 2 रखोगे, आपको दूसरे ऑर्बिट की रेडियस मिल जाएगी। क्वेश्चन ऐसे ही आता है कि पहला ऑर्बिट जो है ना, उसकी रेडियस इतनी है, तो बताओ तीसरा ऑर्बिट है, उसकी रेडियस कितनी होगी? बस n की जगह पे 3 रखना है। इतने इजी टाइप के क्वेश्चंस कई बार आ चुके हैं, अब आएंगे कि नहीं पता नहीं, पर यहाँ पे देखो। अच्छा, इस फॉर्मूले में नीचे k आ रहा है, k मतलब क्या होगा? हाँ वही है, वही 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 वही, पूरा नहीं बोलना है, वही। हाँ वही है। क्या वही है फिर भैया? हाँ, 1/4πε0। क्या बोल रहे हैं? हाँ, वहां पे के बाद कुछ होना चाहिए। तो एक काम करो ना, इसको डिराइव करो, अभी कॉपी खोलो, चलो मेरे साथ डिराइव करो। हाँ, इसके बाजू में डिराइव कर लो। देखो, मैंने जो बोला था, आपसे प्रॉमिस किया था कि दो फॉर्मूले हैं जिसका हम लोगों को बार बार यूज करना पड़ेगा। उसमें से पहला फॉर्मूला ये है, इसको आप लोगों ने डब्बे में बंद कर लिया लाल पीले कलर की पेन से, और दूसरा फॉर्मूला है ये, इन दोनों का यूज करना है, सब न्यूमेरिकल बना लेंगे। इसमें आया है क्या सॉफ्ट कॉपी में? एक मिनट में सॉफ्ट कॉपी में अरे इसको डिराइव करो ना यार। देखो, उसके लिए पूरा प्रोसीजर आप लोगों को दे रखा है कि हमको पता है MVR इज इक्वल्स टू क्या होता है, NH/2π। ये चीज हमको पहले से पता है। तो यहां से आप लोग वेलोसिटी निकाल लो। देखो MVR है ना, वेलोसिटी कितनी आ जाएगी यहां से, NH/2πmr, वेलोसिटी आ गई। पीडीएफ में है? अच्छा, पीडीएफ में दिख रहा है, लेकिन यहां नहीं दिख रहा है, प्रिंट में नहीं दिख रहा है। अब उसके बाद दूसरा फॉर्मूला हम लोगों को पता था कि सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल्स टू सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल्स टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इसकी वैल्यू, इसको इधर लिख देता हूं, इसको इधर लिख देता हूं, तो mv²/r इज इक्वल्स टू k ZE/r²। हाँ नहीं, सी लिखा है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। हाँ, भावनाएं समझो ना यार, सेंट्रीपिटल कौन सा, इलेक्ट्रोस्टैटिक है, तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इक्वल टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब इन दोनों को मैंने इक्वेट कर दिया, आर से ये आर कट गया,
अब एम वी स्क्वायर, अब यहां पे देखो एम वी स्क्वायर बाई आर, अच्छा अभी आर को इसने कट नहीं किया है, चलो कट कर देंगे। यहाँ पे देखो m इंटू वेलोसिटी तो आप पहले ही निकाल चुके हैं, वेलोसिटी कितनी है एन एच अपॉन 2 पाई एम आर का स्क्वायर इज इक्वल्स टू के जेड ई का स्क्वायर अपॉन आर, ये हो जाएगा। अब यहां से आप लोग आर की वैल्यू निकाल सकते हैं, आर को उस साइड लेके जाएंगे और बाकी सब कुछ को यहाँ पे लेके आ जाएंगे। एक बार करके देखो, वहीं पे करके देखो ना, बस यहां से आर को उधर ले जाना है, ये आ जाएगा। नीचे भी देखो यहाँ आर स्क्वायर है, तो ये भी कट होने वाला है। अभी नीचे यहाँ पे एक और आर स्क्वायर आ रहा है, इसको मैं पूरा लिख देता हूं, एम इंटू एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर। चलो इसको कट पिट करो और देखो कितना आ रहा है। 2 4 5 बार ये सब कर लेना तो याद रहेगा, क्योंकि ये फॉर्मूले इतने बड़े बड़े ना याद नहीं रहते हैं। लेकिन पिछले पेज में 2 डब्बों में मैंने आप लोगों को लगवाया ना, डब्बा बनवाया है, वो दोनों बड़े आराम से याद रहते हैं, तो उसकी हेल्प से आप लोग हमेशा रेडियस निकाल सकते हो। आ गया इतना, आगे। तो यहाँ पे इसमें पीडीएफ में दिख रहा है, बता रहे हैं ये, लेकिन यहाँ पे लिखा नहीं है, तो ये ई का स्क्वायर है, तो वहां पे आप लोग प्लीज लिख लीजिए। पीडीएफ में लिखा हुआ है मैडम, कि यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है ये। पिछले रूम में बच्चा बैठा है, उसको भी दिख गया है, तो वहां पे पेन से लिख लो, नोट्स में है, नोट्स में है। प्रिंटर ढंग से डिराइव नहीं कर पाया इक्वेशन को। अब यहाँ पे देखो, जो हम लोगों ने फॉर्मूला डिराइव किया यहाँ पे, आर इज इक्वल्स टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम के ई का स्क्वायर। यहाँ पे देखो ये प्लैंक्स कांस्टेंट है एच, पाई भी कांस्टेंट है, इलेक्ट्रॉन का मास भी कांस्टेंट होगा, के भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, तो आर इज प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर, r is proportional to n square, hence radius of stationary orbits are in the ratio this। इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, देखो रेडियस का रेशियो अगर r प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर है, तो जो पहली रेडियस होगी और दूसरी रेडियस होगी, पहली रेडियस दूसरी रेडियस और तीसरी रेडियस, इनके बीच का जो रेशियो होगा वो कैसा होगा, 1:4:9, क्योंकि रेडियस किस पे डिपेंड कर रही है, एन स्क्वायर पे। तो अगर पहली रेडियस अगर 1 सेंटीमीटर है, तो दूसरी रेडियस कितनी हो जाएगी, 4 सेंटीमीटर, क्योंकि दूसरे नंबर की रेडियस एन स्क्वायर पे डिपेंड कर रही है ना रेडियस। तो क्वेश्चन आपको दिया रहता है कि बताओ भैया, अगर R1 की वैल्यू 5 × 10⁻⁻15 मीटर है, तो बताओ R4 कितनी होगी। क्या 4 टाइम्स हो जाएगी, कैलकुलेट करके बताना है ना। यहां से हमको पता चलता है, देखो R1 प्रोपोर्शनल टू N1 का स्क्वायर, R4 प्रोपोर्शनल टू N2 का स्क्वायर, तो R1 इज इक्वल्स टू कांस्टेंट इंटू 5 × 10⁻⁻5, सॉरी इस साइड लिखना है ना, 5.5 × 10⁻⁻15 इज इक्वल्स टू कोई कांस्टेंट इंटू 1 का स्क्वायर, और जो दूसरी होगी ना R2 वो कितनी होगी, K इंटू कौन सी है 4, तो 16,
16 हो जाएगी ना ये भाई, 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर। तो यहां से ये कितनी हो जाएगी, ये देखो k की वैल्यू कितनी आ गई, यहां से k इंटू 1 की वैल्यू इतनी, इसको यहां पे पुट कर देंगे और हमको आर को पता चल जाएगा। इसके बाद देखो हमने यहाँ पे इसके रेडियस निकाल ली, अब हमको वेलोसिटी निकालना है। हमने रेडियस निकाल ली, अब हमें वेलोसिटी निकालना है। तो ऊपर वाले फॉर्मूले में देखो रेडियस आपके पास ऑलरेडी आ चुकी है। अब mv स्क्वायर बाई आर में आप आर की जगह पे पुट कर दो तो आपको क्या पता चल जाएगा, वेलोसिटी पता चल जाएगी। यहां से वही वाले फॉर्मूले का देखो दोबारा इस्तेमाल हो रहा है, एम वी स्क्वायर अपॉन आर इज इक्वल टू के जेड ई का स्क्वायर अपॉन आर का स्क्वायर। अब यहां पे देखो हमने आर का फॉर्मूला अभी अभी डिराइव किया है। आर इज इक्वल टू क्या आ गया था हमारे पास में, हाँ आर की वैल्यू हम लोगों ने अभी भी डिराइव की है। और हम और जानते हैं कि आर इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई एम वी। ये कैसे जानते हैं, एम वी आर इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई, ये हमको बताया ना बोर ने। हमने पीछे पेज में देखो 2 डब्बे बनाए हैं, उसमें से जो नीचे वाला डब्बा है उससे आप आर की वैल्यू निकालोगे तो कितनी आ जाएगी, एन एच अपॉन 2 पाई एम वी। अब आर की जगह पे उसकी वैल्यू पुट कर दो जो आप लोगों ने कैलकुलेट करी है, तो आपको यहां से क्या मिल जाएगी, वी की वैल्यू पता चल जाएगी। बाय इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 वी गेट के जेड ई स्क्वायर अपॉन एम वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू एन एच अपॉन 2 पाई एम वी। नीचे भी वेलोसिटी है तो यहां से वेलोसिटी आ जाएगी कितनी, 2 पाई के जेड ई स्क्वायर अपॉन एन एच। और जेड की वैल्यू कितनी होती है, 1 हाइड्रोजन एटम के लिए, तो यहां से वेलोसिटी कितनी आ जाएगी, 2 पाई के ई स्क्वायर अपॉन एन एच। एक बार आप लोग खुद से इस इक्वेशन को देख लो कैसे डिराइव हुई है। अगर समस्या है तो मुझसे पूछो, मैं यहाँ बोर्ड पे बता देता हूँ। एज वी नो दैट, पहली लाइन देखो एम वी स्क्वायर बाई आर इज इक्वल टू के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर, ये कैसे आया, उसके बाजू में लिख लो, बिकॉज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल कितना होता है, एम वी स्क्वायर अपॉन आर। सेंट्रीपिटल कितना होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक के बराबर। तो यहां से देखो नीचे का आर से एक आर स्क्वायर का स्क्वायर कट जाएगा, और उस आर को आप इधर ले जाना तो वो एम वी स्क्वायर नीचे आ जाएगा। समझ में आ रहा है ना, आर ऊपर चला जाएगा, एम वी स्क्वायर नीचे आ जाएगा, तो ये आर की वैल्यू आ गई। लेकिन एक और फॉर्मूला है जो हमें बोर ने बताया था, नीचे लिखा है ना, एंड ऑल्सो आर इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई एम वी। उसके बाजू में लिख लेना, कहां से आया वो, बोर ने हमको बताया था कि एंगुलर मोमेंटम जो होता है वो एन एच अपॉन 2 पाई के बराबर होता है। तो यहां से आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन एच अपॉन 2 पाई एम वी। ये बोर ने हमको बताया था, पिछले पेज में लिखा हुआ है ये। तो यहां से आर की वैल्यू आ गई है, अब दोनों को इक्वेट कर देना है बस। ये जो दोनों वैल्यूज आ गई आर की, दोनों को इक्वेट कर दो। जैसे ही इक्वेट करोगे तो आर तो खत्म, सिर्फ वेलोसिटी के टर्म्स में बच जाएगा और यहां से वेलोसिटी निकल जाएगी। हो गया ना ये। हम्म। अब इस फॉर्मूले में देखो 2 पाई के ई और एच, ये सारी चीजें जो हैं ये तो कांस्टेंट है। बचा कौन, एन, यानी कि वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन। वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन, यानी कि जैसे जैसे ऊपर वाले ऑर्बिट में जाओगे वैसे वैसे वेलोसिटी क्या होने लगेगी, कम होने लगेगी। वेलोसिटी कम होने लगेगी, वेलोसिटी कम होने लगेगी। तो जैसे जैसे वेलोसिटी कम होने लगेगी वैसे वैसे उसकी एनर्जी क्या होती जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। और जैसे जैसे उसकी एनर्जी बढ़ती चली जाएगी तो अपर ऑर्बिट्स के पास देखो एनर्जी पहले से बहुत ज्यादा होती है, इसलिए अपर ऑर्बिट वाले को निकालना ना बहुत आसान हो जाता है। इस बात को समझ पा रहे हो, नहीं देखो जैसे ये हमारा न्यूक्लियस है, ये पहला ऑर्बिट है ये वाला, और ये वाला ऑर्बिट मान लो कौन सा है, पांचवा ऑर्बिट। तो जो वेलोसिटी ऑफ 1 है और वेलोसिटी ऑफ 5 है, तो वेलोसिटी ऑफ 5 ना बहुत छोटी होगी एज कंपेयर टू वेलोसिटी ऑफ 1। अगर उसकी वेलोसिटी जो है बहुत कम है तो यहाँ पे एनर्जी क्या हो जाएगी, बहुत ज्यादा हो जाएगी। इसके पास ऑलरेडी बहुत ज्यादा एनर्जी है, पहले से बहुत ज्यादा एनर्जी है, तो इसको निकालना ना बहुत आसान हो जाएगा। इसको आप थोड़ा सा एनर्जी दो और ये बाहर निकल जाएगा। कितना क्लियर है, क्या, हाँ अरे फिर से बता रहा हूँ इसको। यहाँ पे देखो ये हमारा न्यूक्लियस है, ये हमारा कौन सा है, ऑर्बिट नंबर 1 है। और जितना पास होता है ना तो जो पोटेंशियल एनर्जी होती है माइनस के
जेड ई अपॉन आर। तो देखो जितना पास होता है ना, तो ये नेगेटिव है, नेगेटिव। तो नेगेटिव होने के कारण क्या होगा, यहाँ पे बहुत जबरदस्त नेगेटिव एनर्जी है। लेकिन जैसे जैसे ये इधर जाएगा तो ये नेगेटिव एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी ना। अबे डिस्टेंस बढ़ गई ना, ये तो सेम है, ये भी सेम है, लेकिन डिस्टेंस बढ़ गई। तो डिस्टेंस अगर बढ़ गई तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी, मान लो यहाँ पे -40 थी तो यहाँ पे -10 रह गई ना। तो बढ़ी कि कम हुई, बड़ी बड़ी जीरो के करीब जा रही है। पहले तुम्हारे ऊपर 40 रुपए उधार था, अब 10 रुपए उधार है। तो देखो वेलोसिटी कम हो रही है लेकिन एनर्जी बढ़ रही है। फील ले पा रहे हो इस चीज का। ये चीज सही में समझ में नहीं आती कई बार कि सर वेलोसिटी कम हो रही है तो एनर्जी कैसे बढ़, क्योंकि एनर्जी ना ऑलरेडी नेगेटिव में थी। एनर्जी उसकी जो थी ये नेगेटिव में थी यहाँ पे। तो जैसे जैसे ये दूर चला जाएगा वैसे वैसे क्या होगा, इसकी एनर्जी बढ़ती चली जाती है। इसकी पोटेंशियल एनर्जी, एक बात बताओ, कल की क्लास में हमारा जो टोटल एनर्जी आया था वो किस में आया था, नेगेटिव में आया था। पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों को जोड़ा था। तब मैंने बताया था नेगेटिव एनर्जी का क्या मतलब होता है, बाइंडिंग एनर्जी, जो कि उसको रोके हुए है, उसको उस ऑर्बिट से बाहर नहीं जाने दे रहा है। लेकिन अब इस नेगेटिव एनर्जी की वैल्यू देखो धीरे धीरे कम हो रही है। जैसे जैसे इसकी वैल्यू देखो काइनेटिक एनर्जी भी कम होती है और पोटेंशियल एनर्जी भी कम होती है। लेकिन पोटेंशियल एनर्जी जिस स्पीड से कम होती है ना, काइनेटिक एनर्जी उस स्पीड से कम नहीं होती। तो अल्टीमेटली इसकी जो एनर्जी है ना वो धीरे धीरे बढ़ने लगती है। जैसे देखो यहाँ पे -40 इसकी पोटेंशियल एनर्जी थी और इसकी काइनेटिक एनर्जी थी कितनी, मान लो 20 इसकी काइनेटिक एनर्जी थी। तो टोटल एनर्जी कितनी आ गई, -20। यहाँ पे -10 इसकी पोटेंशियल एनर्जी है और यहाँ पे इसके पास पता है 4 की क्या हो जाती है, काइनेटिक एनर्जी। तो टोटल एनर्जी कितनी हो गई, -6 हो गई इसकी टोटल एनर्जी। कम काइनेटिक भी हुई है और पोटेंशियल भी हुई है, लेकिन काइनेटिक जिस स्पीड से कम होती है ना उससे ज्यादा स्पीड से पोटेंशियल में फर्क पड़ता है। इस वजह से इसकी टोटल एनर्जी यहाँ पे -6 और यहाँ पे -20। और एनर्जी जितनी ज्यादा माइनस में होती है ना, इसका मतलब उतना बाइंडेड है, वो बाउंडेड है। हमको उस नेगेटिव एनर्जी को ही तो खत्म करना है और वो फ्री हो जाता है। तो देखो इसको आप ना जैसे ही 6 यूनिट एनर्जी दोगे ये फ्री, लेकिन इसको फ्री करने के लिए आपको 20 यूनिट्स आपको एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो जैसे जैसे हम आउटर ऑर्बिट में जाते हैं वेलोसिटी कम होती है, ये बात हम मान रहे हैं। लेकिन वो न्यूक्लियस से इतना दूर है ना, न्यूक्लियस का कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, उसको थोड़ी सी एनर्जी दोगे वो बाहर आ जाएगी। तो थोड़ी सी एनर्जी देने पे वो बाहर आ जा रहा है, इसका मतलब हम क्या एज्यूम करते हैं कि उसके पास ना पहले से काफी एनर्जी है, इसलिए वो न्यूक्लियस को छोड़ के बाहर आ जा रहा है। एक्चुअली है अभी भी नेगेटिव, अभी भी उसके कॉन्टेक्ट में है ये, बट थोड़ी सी एनर्जी देने से वो आ जा रहा है। तो हम क्या मानते हैं, इसके पास पहले से ज्यादा एनर्जी। क्या ये फील आ रहा है, समझ में आ रहा है ना। तो ये चीज थोड़ा सा याद रखना कि जैसे जैसे ऑर्बिट बढ़ते चले जाते हैं वैसे वैसे उसकी वेलोसिटी कम होते रहती है। भले वेलोसिटी कम हो रही है लेकिन पोटेंशियल एनर्जी ना और ज्यादा तेजी से कम हो जाती है। और उस वजह से क्या होता है, इसकी जो टोटल एनर्जी है ना वो बढ़ जाती है, टोटल एनर्जी बढ़ जाती है। टोटल एनर्जी -20 थी, टोटल एनर्जी -6 है। तो टोटल एनर्जी बढ़ रही है। मैंने काइनेटिक एनर्जी की बात नहीं किया था कि वेलोसिटी कम हो रही है और देखो काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है। मैंने क्या बोला, टोटल एनर्जी बढ़ रही है। समझ पा रहे हो। हाँ, कहाँ पहुंचे हम लोग। तो देखो इस वाले फॉर्मूले को आप डब्बा बंद कर लेना कि आपने रेडियस निकालना सीख लिया है। उसके बाद इसको तो मैंने डब्बा बना ही दिया है कि आपने वेलोसिटी निकालना भी सीख लिया है। अगले वाले में क्या करेंगे, हम लोग फ्रीक्वेंसी निकालना देखेंगे कि हम लोग कैसे फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं। तो फ्रीक्वेंसी के लिए देखो क्या हो जाएगा, v इज इक्वल्स टू आर ओमेगा। v इज इक्वल्स टू आर ओमेगा, ये वाला फॉर्मूला हम लोगों ने 11th क्लास में पढ़ के रखा हुआ है। मैंने ओमेगा यहाँ पे क्यों इंट्रोड्यूस किया, क्योंकि ओमेगा ही क्या होता है, 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी होता है। तो देखो फ्रीक्वेंसी निकालना तो मुझे इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी पता है, अभी निकाला ना आपने इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी, और वेलोसिटी और आर ओमेगा के बीच में रिलेशन है। ओमेगा क्या होता है, 2 पाई फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी में निकाल सकता हूं। तो v इज इक्वल्स टू आर ओमेगा होता है और आर ओमेगा, ओमेगा क्या होता है, 2 पाई फ्रीक्वेंसी। अब देखो तो यहां से फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, v अपॉन 2 पाई आर। ये देखो v इज इक्वल्स टू आर 2 पाई फ्रीक्वेंसी।
2 पाई फ्रीक्वेंसी, तो यहां से फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये नीचे आ जाएगा v अपॉन 2 पाई आर। ये वेलोसिटी है, ये फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू वेलोसिटी अपॉन 2 पाई आर। और वेलोसिटी देखो ऊपर में जो आपने निकाली है डब्बे में जो है, उसको एज इट इज यहाँ पे पुट कर दिया है, एज इट इज। सब कुछ कट पिट जाएगा और फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू क्या बचेगा, के ई स्क्वायर अपॉन एन एच आर। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी भी किसके प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एन के। मुझे सब कुछ डिराइव करवाना चाहिए था कि डायरेक्ट लिख के नहीं लाना चाहिए था। आप लोग चाहो ना तो कॉपी में साथ साथ इसको डिराइव करते चला करो, एक बार जो प्रैक्टिस हो जाएगी ना तो दिमाग में रिटेन करता है। कॉपी रख लिया करो साथ में, जो जो लिखा हुआ है ना उसी को एक बार करने की कोशिश करना, कट करके देखना कि इस रिजल्ट तक के पहुंच रहे हो या नहीं। ये चीज बेनिफिशियल होगी आपके लिए, नींद भी नहीं आएगी और चीजें समझ में भी आएगी। तो चलो एक अध्याय संपन्न हुआ ये वाला, अब दूसरा उठाएंगे। आप लोग साथ दोगे तो हो जाएगा खत्म। इसके बाद तो देखो ना कुछ है नहीं ज्यादा। चलो देखो इधर, सुनो ध्यान दो। अगर आप लोग 2-3 पेज पलटोगे तो आपको ना इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी का फॉर्मूला मिल जाएगा, जो हम लोगों ने डिराइव किया था, जिसके नीचे 8 पाई वगैरह कुछ आता है। अभी के लिए स्टेपल कर लो, नहीं तो पेज ना ऑर्डर चेंज हो जाएगा। सुनो, 2-3 पेज पीछे जाओ, वहां पे इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी का फॉर्मूला है। ये वाला देखो, रदरफोर्ड एटम्स मॉडल के नीचे एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट E इज इक्वल्स टू माइनस ई स्क्वायर अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ये वाला हमारे पास में फॉर्मूला आया है। इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी क्या होती है, निगेटिव। और निगेटिव एनर्जी में निगेटिव पॉजिटिव जैसा कुछ होता नहीं, एनर्जी तो एनर्जी होती है भाई। सीढ़ी से ऊपर जाने के लिए एनर्जी अगर पॉजिटिव बोल रहे हो, निगेटिव बोल रहे हो, तो नीचे आने पे फिर पॉजिटिव बढ़ना चाहिए। आपकी बॉडी में एनर्जी बढ़ती है क्या, नहीं, एनर्जी का तो बस फ्लो हो रहा है। तो वैसे नेगेटिव साइन यहाँ पे क्या शो कर रहा है कि बाइंडिंग एनर्जी है, इसके कारण ऑर्बिट से बंधा हुआ है हमारा इलेक्ट्रॉन जो है। अच्छा एक बात बताओ, मून की जो एनर्जी होगी वो नेगेटिव होगी या पॉजिटिव होगी, नेगेटिव। अर्थ के रिस्पेक्ट में नेगेटिव एनर्जी, तभी वो अर्थ से बाउंडेड है। अर्थ की खुद की एनर्जी नेगेटिव है, सन कह रहा हूं। लेकिन ये जो कॉमेट्स वगैरह घूमते रहते हैं, इनकी एनर्जी, ये तो फ्री इलेक्ट्रॉन टाइप घूम रहे हैं, ये किसी के साथ बाउंड नहीं है। तो इनके पास जो एनर्जी ना पॉजिटिव एनर्जी, क्योंकि मूव भी तो कर रहे हैं, एक ही जगह खड़े रहते हैं ना तो इनकी एनर्जी जीरो होती। लेकिन ये मूव कर रहे हैं मतलब पॉजिटिव है इनकी एनर्जी, किसी के साथ बाउंड नहीं है ये। तो ऐसे ही हमें अपनी लाइफ में रहना चाहिए वीर भैया। हमारी एनर्जी नेगेटिव हो जाती है अगर हम किसी के साथ बाउंडेड रहते हैं। नहीं, आप फुटबॉल के साथ बहुत ज्यादा बाउंडेड है ना। अच्छा अच्छा, चलो बहुत बढ़िया, फ्री इलेक्ट्रॉन बन गए। तुम्हारे में नहीं छपा है भाई, मैंने पीछे आने के लिए बोला हूँ, जो कल पढ़ाया था ना। देखो कल की क्लास, ये एक पेज बस पीछे जाओगे ना, ये एक पेज यहाँ पे दिखेगा, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी हमने कल डिराइव की है क्लास में, निगेटिव आई थी, इसके ऊपर डिस्कशन किया है लंबा चौड़ा। अब इस नई वाली शीट में देखो, नई वाली शीट, अभी भैया नई वाली शीट के पहले पेज में देखो, यहाँ फिर से टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। लेकिन अब क्या लिखा है मैंने, इन बोर्स स्टेशनरी ऑर्बिट। और बोर ने बताया था कि ऐसे बहुत सारे स्टेशनरी ऑर्बिट है। अब हर ऑर्बिट में अलग एनर्जी होगी, तो यहाँ पे जो हम लोग फॉर्मूला निकालेंगे ना, उसमें ना ऑर्बिट का नंबर भी होगा, तो हम हर ऑर्बिट के ऊपर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देखो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू हाफ एम बी स्क्वायर। और मैंने आप लोगों को बताया ही है एम वी स्क्वायर को हम लोग इसको कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं इसमें, आज की क्लास की स्टार्टिंग में ही मैंने बताया था।
अभी भैया उसमें प्रेजेंट नहीं थे, उनके लिए एक बार फिर से बता देता हूं। देखो अभी भैया, अंदर की तरफ इसमें फोर्स लग रहा है, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव है ना, तो इनके बीच में ना स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है। वो कितना होता है? एफ के इंटू Q1 Q2/R²। इसका चार्ज कितना है? Ze। इसका चार्ज कितना है? E, इलेक्ट्रॉन है क्योंकि। तो इतना फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है सेंट्रीपिटल, लेकिन ये रिवॉल्व कर रहा है ना, तो एक सेंट्रीफ्यूगल भी तो लग रहा होगा, mv²/r। तो ये दोनों फोर्स आपस में इक्वल होंगे या नहीं होंगे? इक्वल होंगे, तभी तो एक स्टेशनरी ऑर्बिट में मूव कर रहा है। तो मैंने इन दोनों को ना इक्वेट कर दिया। जैसे ही इक्वेट किया, नीचे r से ये r² कट गया और दोनों साइड मैंने हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया। तो देखो ये हाफ mv², क्या बन गया? काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी को मैं क्या लिख सकता हूं? ये भी लिख सकता हूं Ze²/8πε0r। तो वही मैंने यहां पे लिख दिया है। तो kZe²/2r हाफ mv² इज इक्वल्स टू, ये कहां से निकाला हमने? mv²/r इज इक्वल्स टू kZe²/r से। इसको कटपिट करके हमारा ये आ गया। अब पोटेंशियल एनर्जी जो होती है इलेक्ट्रॉन की, वो कितनी होती है? पोटेंशियल इनटू इसका चार्ज। याद है कल की क्लास में हमने पोटेंशियल भी डिस्कस किया था। पोटेंशियल, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे कि देखो, ये हमारी अर्थ की सरफेस है, इससे एक लेवल ऊपर यहां पे मैंने रखा हूं एक मास जो कि है m, और एक और मास रखा हूं सेम हाइट पे जो कि है कैपिटल M। एक बात बताओ, इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? स्मॉल mgh। और इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? कैपिटल mgh। दोनों में gh वाला टर्म कांस्टेंट दिख रहा है ना, सेम। यही क्या होता है? पोटेंशियल। gh क्या है? पोटेंशियल। लेकिन जैसे ही वो मास से मल्टीप्लाई होता है, वो क्या बन जाता है? पोटेंशियल एनर्जी। तो हर पॉइंट पे पोटेंशियल है, जो वहां पहुंच जाएगा उसको उतना पोटेंशियल मिलेगा। अब उसके पास जितना मास है, उसकी वो पोटेंशियल एनर्जी उतनी ज्यादा हो जाएगी। समझ में आ रहा है? ग्राउंड से मैंने इतनी ऊपर बस इस पेन को लेके आया, तो इसका जो पोटेंशियल है G/H, अब इसके मास से मल्टीप्लाई करूंगा तो इतनी उसके पास पोटेंशियल एनर्जी। किसी के सर पे गिरेगा तो कुछ नहीं होने वाला है, लेकिन इतनी ऊंचाई तक के अगर मैंने एक ईंट ले आया तो पोटेंशियल तो सेम है G/H, लेकिन इसका मास ज्यादा है ना, तो इसके पास पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है, तभी किसी का भी सिर फोड़ सकता है। तो वैसे ही यहाँ पे क्या होता है कि ये हमारा न्यूक्लियस है Ze। इसके पास में इस पॉइंट पे अलग पोटेंशियल होगा, इस पॉइंट पे अलग पोटेंशियल, इस पॉइंट पे अलग पोटेंशियल। इस पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होगा? k इंटू चार्ज, ये जो है अपॉन यहां तक की डिस्टेंस, इतना पोटेंशियल है। जैसे जो GH होता था ना, वैसे ये इसमें KQ/R, ये पोटेंशियल होता है। यहां पे क्या हो जाएगा? k Ze/R2, डिस्टेंस R2 है, G/H के बराबर है। यहां पे पोटेंशियल कितना होगा? k Ze/R। पोटेंशियल बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? कम हो रहा है, क्योंकि डिस्टेंस बढ़ती चली जा रही है ना, तो पोटेंशियल जो है ना वो कम होता जा रहा है। इस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालेंगे? किससे मल्टीप्लाई कर दूं? चार्ज से। जैसे यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकाला था? मास से मल्टीप्लाई किया, पोटेंशियल इंटू मास। यहाँ पे क्या करूंगा? पोटेंशियल इंटू चार्ज। किसको लेके आ रहा हूं मैं? एक इलेक्ट्रॉन को लेके आ रहा हूं, तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज, ये पोटेंशियल एनर्जी बन गया। इसमें भी अगर मैं ई से मल्टीप्लाई कर दिया तो पोटेंशियल इंटू चार्ज, पोटेंशियल एनर्जी। तो वही मैंने देखो यहाँ लिख के रखा हुआ है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होती है? पोटेंशियल इंटू चार्ज। और पोटेंशियल क्या होता है? देखो KQ/R, जो मैंने लिखा है KQ/R, दिख रहा है ना, K इंटू Ze/R। और मल्टीप्लाई किससे कर दिया मैंने? इलेक्ट्रॉन के चार्ज से, तो वो इसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ गई? -kZe²/R। यहां तक की कोई समस्या है? पक्का? तो kZe²/R। तो देखो ये काइनेटिक एनर्जी हमने ऊपर निकाल ली, यहां पे हमने पोटेंशियल एनर्जी निकाल ली। दोनों को जोड़ दोगे तो क्या मिल जाएगा? टोटल एनर्जी। मुझे पता है थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है, लेकिन चीजें बहुत इजी हैं। वही वही चीज हम लोग ना 50 बार कर रहे हैं, वही वही चीज। अगर एक बार आप अच्छे से याद कर लो ना, समझ लो, तो देखोगे वही वही चीज बार बार रिपीट हो रही है। अब क्या करेंगे हम लोग? टोटल एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है? के प्लस पीई। दोनों को जोड़ दोगे, जोड़ने के बाद देखो नीचे यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा?
E इज इक्वल्स टू माइनस के जेड ई स्क्वायर अपॉन 2r, और r का फॉर्मूला अभी पिछले पेज में आप लोगों ने डिराइव किया था, पेज पलट के देखेंगे तो r इज इक्वल्स टू, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है ना, n स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 2 पाई स्क्वायर, सॉरी 4 पाई स्क्वायर m के स्क्वायर। इस r को एज इट इज वहां से उठा के यहाँ पे रख दिया गया है। जैसे यहाँ पे रखे, r की जगह पे भी बाकी सारी चीजें। अब देखो मैंने आपको क्या बोला था, यहाँ पे हमें क्या निकालना है, अलग अलग ऑर्बिट की एनर्जी निकालना है। तो ऑर्बिट का नंबर तो आना चाहिए ना, एन कहीं दिख नहीं रहा था, इसलिए हमने क्या किया, एन को जबरदस्ती इंट्रोड्यूस किया आर की जगह पे। समझ में आ रहा है ना? तो यहाँ पे देखो एनर्जी और एन के बीच में एक रिलेशन आ गया। देखो मैं ये बताना चाहता हूं, मैं आपसे पूछूंगा फिफ्थ नंबर के ऑर्बिट की एनर्जी कितनी है, तो उसके लिए ऑर्बिट का नंबर आना चाहिए ना फॉर्मूले में। ऊपर देखो फॉर्मूला जो था निकला माइनस के जेड ई स्क्वायर अपॉन 2r। हमें तो रेडियस पता ही नहीं है अभी। मैं आपको बोलूंगा फिफ्थ नंबर के ऑर्बिट पे एनर्जी निकालो, तो आप बोलोगे सर रेडियस बताओ, क्योंकि मेरे पास रेडियस वाला फॉर्मूला है। मैं बोलूंगा यार आपके पास ऑर्बिट वाला भी तो फॉर्मूला है, रेडियस को हमने ऑर्बिट के टर्म्स में निकाल रखा है, उसको यहाँ डायरेक्ट पुट कर दो। देखो ये वाला जो फॉर्मूला है ना, E इज इक्वल्स टू माइनस के जेड ई स्क्वायर अपॉन 2r। इसको ऐसे गोला बनाओ और लिखो यूज व्हेन r इज गिवन। इसको कब यूज करोगे, डायरेक्ट जब r गिवन। और नीचे वाला फॉर्मूला कब यूज करोगे, ये जो डब्बे में बंद है, इसमें तो r है नहीं, इसमें क्या दिख रहा है, n दिख रहा है। जब आपको बोलेगा कि इस नंबर के ऑर्बिट की एनर्जी निकालो, तब आप उस फॉर्मूले को यूज करोगे। तो ये वाला जो फॉर्मूला इसके नीचे है, E इज इक्वल्स टू माइनस 2 पाई स्क्वायर डैश 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 डैश, ये वाला जो फॉर्मूला है बड़ा सा फॉर्मूला, यूज व्हेन नंबर ऑफ ऑर्बिट इज गिवन। और हमेशा ना यही गिवन रहता है, फिफ्थ नंबर के ऑर्बिट की एनर्जी निकालो, तो भाई सीधे इसमें पुट कर देंगे। अदरवाइज आपको पहले क्या करना पड़ेगा, आपको रेडियस दिया हुआ है तो पहले एन निकालना पड़ेगा, तो कंजर्ट हो जाएगा। इसलिए फॉर्मूला आप लोग चाहो तो याद रख सकते हो, चाहो तो इसको डिराइव भी कर सकते हो। मुझे तो इतने बड़े फॉर्मूले याद होते नहीं, तो मैं क्या करता हूँ, डिराइव कर लेता हूँ। 2 लाइन लगती है डिराइव करने में, और जितनी बार आप इसको डिराइव करके प्रैक्टिस कर लोगे ना, उतना कॉन्सेप्ट इसका मजबूत होते चले जाता है। क्या होती है के ई, क्या होता है पी, तो घर जाके इसको 4 बार डिराइव करके देख लेना, बार बार आंसर मैच करना, हाँ यार सेम आ रहा है, कॉन्फिडेंस आ जाएगा, सारे न्यूमेरिकल बनेंगे। अब देखो ये ई का जो फॉर्मूला आया था ये बड़ा सा, अब मैं क्या कर रहा हूं, हाइड्रोजन का जो एटम होता है उसके अराउंड इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। ये हमारे हाइड्रोजन का, इसमें देखो एक ही प्रोटॉन होता है, लेकिन इसके चारों तरफ कितने ऑर्बिट पॉसिबल हैं, बहुत सारे ऑर्बिट पॉसिबल है, बहुत सारे ऑर्बिट, बहुत सारे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ ऑर्बिट्स। इलेक्ट्रॉन एक ही पॉसिबल है, लेकिन ऑर्बिट तो बहुत सारे पॉसिबल है। किसी भी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की मर्जी वहां वो पहुंच जाएगी जहां उसकी मर्जी। तो यहां पे एनर्जी कैसे निकालेंगे, तो भाई Z की वैल्यू कितनी है, 1, हाइड्रोजन का एटम है ना। तो उस फॉर्मूले में देखो मैंने पाई की जगह पे 3.14 रख लिया होगा। आप यहां पढ़ोगे, यहां पे देखो ये वाली लाइन, बोर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम, तो उसने हाइड्रोजन के लिए बता दिया सिंपली कि भाई हाइड्रोजन के लिए ऐसा है, तो हम लोग Z की जगह पे 1 रख के अभी निकाल लेंगे। आपको किसी और के लिए निकालना है तो उसकी Z की वैल्यू रखो, क्योंकि उन्होंने पहले ही बहुत हार्ड चीज करके रख ली है। उन्होंने देखो फॉर्मूला दे दिया है Z के टर्म्स में। हम लोग क्या कर रहे हैं, आपको क्वेश्चन क्या आएगा, हाइड्रोजन के अराउंड एक घूम रहा है इलेक्ट्रॉन, उसकी एनर्जी बताओ। तो आप ये सब वैल्यूज क्यों पुट करोगे, आप लोग सीधे इसमें वैल्यू पुट करोगे। नहीं, ये फॉर्मूला हमने डिराइव कर लिया है, चाहो तो ये फॉर्मूला याद रखो, अब इसमें एम पुट करो, के पुट करो, ई पुट करो। हम क्या करेंगे, सारी वैल्यूज पहले ही पुट कर लेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में क्या आना है, हाइड्रोजन के चारों तरफ एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। तो देखो ध्यान से देखो इस फॉर्मूले को कैसे यूज करना है। यहां पे एक इलेक्ट्रॉन यहां घूम रहा है, तानिया
बताइए इसके लिए n की वैल्यू कितनी है? 3। तो n की वैल्यू 3 है। अब देखो ये ऊपर वाला फॉर्मूला है, इसमें सिर्फ ना n चेंज होने वाला है, बाकी देखो 2 पाई, पाई की वैल्यू चेंज होगी क्या? नहीं। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज होगा क्या? नहीं। k की वैल्यू कांस्टेंट है, z की वैल्यू हाइड्रोजन है ना ये, वो भी कांस्टेंट है 1। अगर गोल्ड होगा तो 79 ले लेंगे अलग अलग उसमें, पर क्वेश्चन हाइड्रोजन के लिए पूछता है। z की वैल्यू 1 ले लेंगे, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन ये भी हमको पता है, डिवाइडेड बाई h स्क्वायर ये भी हमको पता है। सबकी वैल्यूज को ना पहले से पुट करके रख चुके हैं हम लोग, सिर्फ n की वैल्यू जो है ना हम लोग हर बार अलग अलग चेंज करके रखते जाएंगे। तो देखो यहाँ पे फॉर्मूला निकल के आता है E इज इक्वल्स टू -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। ये फॉर्मूला लिख लेना यार, जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर ई बी, ये वाला फॉर्मूला आता है। चाहो तो जेड स्क्वायर रख लो, नहीं लिखा है लिख लो, इसने तो 1 लिया है ना हाइड्रोजन के लिए, आपकी इच्छा की पूर्ति के लिए मैंने ऐसा कर दिया है कि चलो भाई जेड की वैल्यू मैंने 1 नहीं रखी है, फॉर्मूले में जेड है। अब हाइड्रोजन पूछेगा तो जेड कितना रखोगे? 1 रखोगे, तो फॉर्मूले में आप जेड स्क्वायर लिख लो। भाई मैं आपको नाराज नहीं कर सकता। तो फॉर्मूला अब हमारा थोड़ा सा चेंज हो गया है, हमने जेड रख लिया है। हाइड्रोजन की बात करेगा तो अब हमको इसकी जगह पे 1 रखना पड़ेगा, पर क्वेश्चन में देखो लिख दिया है मैंने, उसकी जगह पे जेड स्क्वायर को सीधा 1 ले लिया है। अब देखो अगर आपसे पूछेगा कि हाइड्रोजन के चारों तरफ थर्ड ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, उसकी एनर्जी कितनी होगी? भैया फॉर्मूला ये हाइड्रोजन है तो जेड की वैल्यू 1, और जैसे कि सानिया ने हमें बताया एन की वैल्यू 3 है, तो आपको पता चल जाएगा ई की वैल्यू। तो पहले ऑर्बिट में एनर्जी कितनी होगी, दूसरे में कितनी होगी, तीसरे में कितनी होगी, चौथे में कितनी होगी, ऐसे करके हम लोग बैठ के इन्फिनाइट तक के निकाल लेंगे एक दिन बैठ के, पर उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। आप थर्ड लास्ट पेज में आ जाओ, यहाँ पे ना सब मैंने लिख दिया है, पहले ऑर्बिट में कितना होगा, दूसरे में कितना, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा, 6 तक के मैंने निकाला है। इसके बाद इन्फिनाइट तक के आप लोग निकाल लेंगे। हाँ हाइड्रोजन के लिए, क्योंकि जेड की वैल्यू यहाँ पे 1 है। ये सारा कुछ ना हम लोग हाइड्रोजन के लिए ही कर रहे हैं, इसलिए जेड की वैल्यू ना बाय डिफॉल्ट हम लोग 1 कंसिडर करके चल रहे हैं। तो भाई यहां से हमें पता चला एनर्जी किस पे डिपेंड करती है, एनर्जी 1/n² के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है। और ये एनर्जी कैसी है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? नेगेटिव। टोटल एनर्जी है, देखो ऊपर माइनस भी लगा हुआ है। तो जैसे जैसे आप इधर ऊपर की तरफ जा रहे हो, यहाँ पे मान लो -100 मिला था, तो यहाँ पे कितना मिलेगा, -20 मिलेगा फॉर एग्जाम्पल। तो एनर्जी बढ़ी कि एनर्जी कम हुई? एनर्जी बढ़ गई। वेलोसिटी कम होती है कि बढ़ती है? वेलोसिटी कम होती है, बट टोटल एनर्जी बढ़ती चली जाती है, ठीक है। तो ये चीज याद रखिएगा। Hence, the total energy of electron in stationary orbit is negative, which means that the electron is bound to the nucleus and is not free to leave it. लेकिन आप इसको फ्री करना चाहते हैं तो इसको एनर्जी दे दो। इस वाले इलेक्ट्रॉन को फ्री करना है तो इसको -100 यूनिट आपको एनर्जी देनी पड़ेगी। इसको फ्री करना है तो -20, बस इतनी एनर्जी देना है। इसलिए आउटर ऑर्बिट वाले को निकालना इजी होता है। उसके बाद स्टार पॉइंट है, जब एन की वैल्यू 1 होगी तो लोएस्ट एनर्जी ऑफ द एटम इज कॉल्ड ग्राउंड स्टेट, इसको ग्राउंड स्टेट कहते हैं। द एनर्जी ऑफ दिस स्टेट इज -13.6 इलेक्ट्रॉन। इतनी ज्यादा एनर्जी देना पड़ता है। Therefore, the minimum energy required to free the electron from ground state of hydrogen atom is -13.6 electron volt. This is called ionization energy of hydrogen atom. 1 मार्क में पूछ सकता है, What do you mean by ionization energy of hydrogen atom? तो आप बोलेंगे ग्राउंड स्टेट में जो इलेक्ट्रॉन होता है ना, उसको उसके पास जो एनर्जी होती है वो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। उसे फ्री करने के लिए इतनी ही अमाउंट ऑफ एनर्जी हमको प्रोवाइड करना पड़ता है, उसी को हम क्या कहते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम, ठीक है। उसके बाद थर्ड स्टार पॉइंट, जैसे जैसे आयन इंक्रीज होता है द वैल्यू ऑफ नेगेटिव एनर्जी डिक्रीजेस। नेगेटिविटी कम हो रही है, इसका मतलब एनर्जी इज इंक्रीजिंग इन द आउटर ऑर्बिट। क्या इतना क्लियर है? यहां तक कोई समस्या? अगला वाला टॉपिक देखिए, ओरिजिन ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस। एकदम दूसरा टॉपिक।
इसके बाद जो है ना दिख रही है क्वांटिटी, लेकिन है कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। अरे हम बता रहे हैं ना, बहुत इजी है। देखिए, ओरिजिन ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस, अपने अपने मोबाइल में आप लोग देखेंगे, जो मैंने आप लोगों को ये वाला डायग्राम दिखाया था, इसमें देखना, इस डायग्राम को थोड़ा सा जूम करके देखना, इसमें आपको ना अलग अलग कलर की लाइंस दिखाई देंगी, अलग अलग कलर की लाइंस। तो अलग अलग कलर की लाइन को हम क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रल लाइन कहते हैं। तो ये कैसे आ रही हैं, क्यों आ रही हैं, इसके बारे में हमको थोड़ा सा देखना है। हाँ। हम्म। अब देखो, रूम टेम्परेचर पे हाइड्रोजन रखी हुई है। अब उस इलेक्ट्रॉन को हमने कोई एनर्जी दी नहीं, तो वो ग्राउंड स्टेट में पड़ा होगा, क्योंकि नेचर का ये रूल है, हर कोई ना मिनिमम एनर्जी में रहने की कोशिश करता है। मिनिमम एनर्जी। आप इस पेपर को यहां पे रख देंगे, इसके पास अभी ना एक पोटेंशियल एनर्जी है, ये क्या करेगा, नीचे जाके ग्राउंड स्टेट में पहुंच जाएगा, ताकि इसके पास एनर्जी क्या हो, मिनिमम से कम एनर्जी में रहना चाहते हैं। हाँ, स्टेबिलिटी के लिए। तो एट रूम टेम्परेचर मोस्ट ऑफ द हाइड्रोजन एटम्स आर इन ग्राउंड स्टेट। पढ़ते जाओ भाई साथ में। व्हेन अ हाइड्रोजन एटम रिसीव्स एनर्जी बाय प्रोसेस सच एज इलेक्ट्रॉन कोलिजन और हीट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में पढ़े थे ना हमने, एक इलेक्ट्रॉन को लाके टकरा रहे थे या फोटोन को टकरा रहे थे, तो उसके पास एनर्जी आ जा रही थी, या हमने हीट कर दिया था। तो एटम में रिक्वायर sufficient energy to raise the electron to higher energy state। तो पहले ऑर्बिट से वो दूसरे तीसरे चौथे में जा सकता है। हम इसे क्या कहेंगे? द एटम इज सेड टू बी इन एन एक्साइटेड स्टेट। तो एक्साइटेड स्टेट में अगर आप चाहते हैं कि आपका एटम पहुंच जाए, तो आपको उसको एनर्जी देना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे ये पहले स्टेट यहाँ पे है, आप चाहते हैं कि ये पहले नंबर से उछल के ये दूसरे नंबर में पहुंच जाए, तो यहाँ पे जो एनर्जी है इसके पास E2 होनी चाहिए, यहाँ पे इसके पास एनर्जी E1। तो आपने क्या किया होगा, इसको कुछ एनर्जी प्रोवाइड की होगी, एच न्यू। तो हम क्या लिख सकते हैं? E2 माइनस E1 इज इक्वल्स टू एच न्यू। E1 एनर्जी है उसके पास, तो पहले ऑर्बिट में रहेगा, उसको इतनी एनर्जी दे दो, अगर उससे कम दिए तो क्या होगा? वो जाएगा ही नहीं, पता है। उसको जैसी वो एनर्जी मिलेगी ना, उतनी एनर्जी को रेडिएट कर देगा। जैसे कि देखो, तुम जा रहे हो वही पानी में, ईंट के ऊपर पैर रखते 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 अगला जो ईंट है ना वो बहुत दूर है, तुम क्या करोगे? वहीं से वापस हो जाओगे। तो वैसे ही क्या होता है कि मान लो इसको 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी चाहिए थी, यहाँ जाने तुमने 9 प्रोवाइड की, 9 को ये एक्सेप्ट करेगा और तुरंत रेडिएट कर देगा, बोलेगा मैं तो उधर जा ही नहीं सकता, ये लो रखो अपनी एनर्जी, तुरंत उसको वापस कर देगा। हाँ, 10 मिल गई तो तुरंत कूद के वहां पहुंच जाएगा। लेकिन पता है वो इंतजार में रहेगा कि कैसे मैं उस एनर्जी को रिलीज करके वापस से ना अपने ग्राउंड स्टेट में आ जाऊं। कोई भी इलेक्ट्रॉन जो होता है ना, वो चाहता है कि वो मिनिमम एनर्जी के साथ रहे, वो चाहेगा कि वो यहाँ पे पहुंच जाए। तो उसे चाहिए थी एच न्यू 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मिली 9, तो वहीं रह जाएगा, वो नहीं जाएगा। तो जो एनर्जी मिली उसका क्या करेगा? तो वापस भेज देगा, नहीं चाहिए बोलेगा। तो देखो, एच न्यू इज इक्वल टू E2 माइनस E1। अभी अभी आप लोगों ने एनर्जी का फॉर्मूला डिराइव किया है, अगर आप चाहें तो पिछले पेज में देख सकते हैं। अभी भैया यहाँ पे देखो, ये एनर्जी का फॉर्मूला है जिसमें नीचे एन स्क्वायर दिख रहा है, एन स्क्वायर। हाँ, एन स्क्वायर। बाकी सारी चीजें कांस्टेंट है। ये न्यूक्लियस है, ये हमारा पहला वाला ऑर्बिट, ये हमारा दूसरा वाला ऑर्बिट। तो यहाँ पे जो E1 होगा, उसमें देखो ऊपर सारी चीजें कौन सेम है, बस नीचे N1 स्क्वायर आएगा। यहाँ पे E2 इज इक्वल्स टू, ऊपर सारी चीजें सेम, नीचे सारी चीजें सेम, बस यहाँ N2 स्क्वायर अलग दिख रहा है ना। बाकी सारी चीजें तो सेम रहेंगी। तो यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं? एच न्यू इज इक्वल्स टू E2 माइनस E1। तो एच न्यू इज इक्वल्स टू, जो भी उसमें कॉमन है सब कॉमन निकाल लो। यहां पे क्या बच जाएगा? 1/N1 का स्क्वायर माइनस 1/N2 का स्क्वायर। देख सकते हैं उसमें।
अरे पर मुझे एक चीज इसमें समझ में नहीं आ रही है, यहाँ E2 माइनस E1 है तो यहाँ पे N2 स्क्वायर माइनस N1 स्क्वायर होना चाहिए था ना भाई। ऊपर में E2 माइनस E1 है, इसमें से सब कुछ कॉमन ओमन निकला, और नीचे क्या दिख रहा है हमको, N1 का स्क्वायर। इनवर्स रिलेशन है तो ये तो मैंने कॉमन निकाला है ना, इनके साथ में ये क्या था, 2 पाई स्क्वायर सब कुछ था, वो सब मैंने कॉमन निकाल लिया है भाई। ये एनर्जी निगेटिव में थी, निगेटिव में निगेटिव में, तो ये एनर्जी भी निगेटिव थी, ये भी निगेटिव थी, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये निगेटिव हो जाएगा। समझ पा रहे हो कि नहीं चीज को? E2 की जगह वैल्यू रखोगे तो आप क्या रखोगे, -2 पाई स्क्वायर एंड सो माइनस ऑफ 2 पाई स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर सो तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो N1 स्क्वायर पॉजिटिव है इसलिए। ठीक है, फॉर्मूला गलत नहीं लिखा है। तो ये वाला फॉर्मूला है, लेकिन इतना बड़ा कांस्टेंट है उसके सामने, 2 पाई स्क्वायर M के स्क्वायर Z स्क्वायर E⁴ अपॉन H स्क्वायर। हाँ, उसके बाद देखो फ्रीक्वेंसी क्या होता है, C अपॉन लेमडा, तो मैंने C अपॉन लेमडा लिख लिया है। अब यहां से H और C को भी नीचे भेज दिया, तो H³ इंटू C हो गया, 1/λ बचा। ये जो 1/λ बचा ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म है। लेमडा क्या होता है, वेवलेंथ। 1/λ क्या कहलाता है, वेव नंबर कहलाता है, वेव नंबर। इसको हम लोगों ने एक टर्म नाम दिया है वेव नंबर। और 1/λ को हम लोग ना न्यू बार भी कहते हैं। ये फ्रीक्वेंसी नहीं है न्यू बार, ये क्या है, वेव नंबर है, वेव नंबर है। वेव नंबर ऑफ रेडिएशन एमिटेड, दैट इज नंबर ऑफ कंप्लीट वेव इन यूनिट लेंथ। अब इसका मतलब देखो, ये एक बहुत प्यारी सी वेव है, मस्त अपने रास्ते पे चल रही है। क्या कोई बच्चा बता सकता है, यहां से लेके यहां तक की जो लेंथ है, इसको मैं क्या नाम दूं, लैम्डा। वेव जहां से शुरू हुई और जहां खत्म हुई, उसको हम लोग क्या कहते हैं, लैम्डा। तो ये वेवलेंथ है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं, चलो ये जो वेवलेंथ है ना, मान लो ये कितने का है, 50 सेंटीमीटर का है, 50 सेंटीमीटर का। तो यहां से लेके यहां तक के टोटल कितनी लेंथ हो जाएगी, 100 सेंटीमीटर, यानी कि 1 मीटर। तो 1 मीटर में टोटल कितनी वेव आ गई, 2। तो वेव नंबर क्या हो गया इसका, 2। यानी यूनिट लेंथ में कितनी वेव समा गई, वही क्या कहलाता है, वेव नंबर कहलाता है। कितना क्लियर है, पक्की बात? यहां पे देखो 1 मीटर यानी कि 100 सेंटीमीटर, या इसको 1 लिख लेता हूं, 1 मीटर, और एक लेमडा कितने का था, 0.5 का। तो आंसर कितना आ जाएगा, 2। वेव नंबर 2, आप लोगों ने 2 बताया था ना, वही आया। यूनिट लेंथ को आप क्या कर दो, लेमडा से डिवाइड कर दो, तो आपको वेव नंबर पता चल जाएगा। वेव नंबर क्या बताता है, यूनिट लेंथ में कितनी वेव्स समा गई है। इसी 1/λ को हम लोग क्या लिखते हैं, न्यू बार से भी डिनोट करते हैं। याद रखना, ये फ्रीक्वेंसी नहीं है, ऊपर में बार लगा हुआ है ना, तो न्यू बार है, ये वेव नंबर कहलाएगा। सामने में देखो जो कांस्टेंट है इतना बड़ा सा, ये बहुत बड़ा सा एक कांस्टेंट है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिडबर्ग कांस्टेंट। इसकी जो वैल्यू होती है वो आपको याद रखना है, 1 पॉइंट समथिंग इंटू 10⁷ मीटर इनवर्स। ठीक है, यूनिट इसकी मीटर इनवर्स क्यों आई, क्योंकि उसके बाजू में ब्रैकेट में देखो N1 N2 है, वो क्या नंबर ऑफ ऑर्बिट, उसकी कोई यूनिट नहीं होगी, वो यूनिट लेस है। तो ये जो कांस्टेंट है और 1/λ, इसकी यूनिट सेम होनी चाहिए ना। लैम्डा क्या है, वेवलेंथ, नीचे में है तो मीटर इनवर्स। किसके साथ में, ये हमने किसके लिए निकाला हुआ है, सब कुछ हाइड्रोजन के लिए, बाय डिफॉल्ट हाइड्रोजन के लिए। आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा हाइड्रोजन, हाँ हाँ, सबके लिए चेंज होगा। लेकिन क्योंकि मैंने हेडिंग ही दे रखा है कि बोर का मॉडल है, ये हम पूरा बोर का मॉडल पढ़ रहे हैं अभी, और हाइड्रोजन एटम मैंने ऊपर ही हेडिंग डाल दी थी, हाइड्रोजन एटम के लिए बोर का मॉडल हम लोग पढ़ रहे हैं। इसके ऊपर जो क्वेश्चन आएगा ना,
इसके ऊपर जो क्वेश्चन आएगा वो हाइड्रोजन एटम के ऊपर ही आएगा। आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा रेडबर्ग कांस्टेंट आर की वैल्यू इतनी है, अब इसको सॉल्व करो, क्वेश्चन उसके अकॉर्डिंग आएगा, उसका टेंशन मत लो। ये फॉर्मूला इतना बड़ा आपको याद नहीं करना है, ये फॉर्मूला कोई भी याद नहीं करेगा, इतना बड़ा फॉर्मूला हमको याद नहीं करना है। क्वेश्चन जो आएगा ना, आपको आर की वैल्यू गिवन रहेगी और उससे आप इसको सॉल्व कर लो, ठीक है। तो ये एक्चुअली ये जो सब थ्योरी है ना, ये हाइड्रोजन एटम को ही ना बेस्ट सूट करती है, उसी को समझा पाती है, बाकियों को समझा नहीं पाती। इसीलिए क्या मतलब है, अगर कोई फाइटर प्लेन भी चला रहा है, उसने चलाना किससे सीखा होगा? साइकिल से। कोई मतलब नहीं साइकिल चलाने का, भाई स्टेप बाय स्टेप ही हम आगे बढ़ते हैं। अगर हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन नहीं होती तो हम इसके आगे का कंक्लूड नहीं कर पाते। तो स्टेप बाय स्टेप ना, आप यहाँ पे ऊपर कैसे चढ़े, फाइनल वाली स्टेप पे पैर रख के ना, बाकियों पे क्यों पैर रखे, सीधा ऊपर ही रखना था। सबकी अपनी इंपॉर्टेंस है यार। हाँ ये पूरा सही है, लेकिन इससे ना एरर आती है आगे चल के, इसलिए ये हाइड्रो, देखो सबसे आखिरी वाला पेज निकालो, अरे सबसे आखिरी वाला पेज निकालो ना, लिमिटेशन ऑफ बोर थ्योरी, उसमें पहला वाला पॉइंट पढ़ो। नहीं उतना हमें आगे नहीं पढ़ना है, उतना एडवांस, हमें बस हाइड्रोजन एटम तक ही सीमित रहना है। अरे तुम लोग पीएचडी मत करो, जितने से पास होना है ना उतना सफिशियंट है। हाइड्रोजन एटम के लिए उसने डिफाइन किया था ये थ्योरी, हम हाइड्रोजन एटम के लिए पढ़ रहे हैं। चलो तो फिर इसके आगे का हम लोग नेक्स्ट क्लास में करते हैं। यहाँ पे ध्यान दो, चलो यहाँ देखो, तो ये न्यू बार का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अब मैंने इसकी जगह पे कांस्टेंट लिख दिया आर, ये हमारा फॉर्मूला बन गया, और लिख दिया मैंने फॉर हाइड्रोजन z इज इक्वल टू 1 होता है, इसलिए फॉर्मूला आ गया। अबव इक्वेशन इज कॉल्ड रिडबर्ग फॉर्मूला फॉर द स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम, ठीक है। तो अगर आपके पास में 1 अपॉन लैम्डा आ गया, अरे ये क्या है न्यू बार, न्यू बार क्या होता है 1 अपॉन लैम्डा, अगर 1 अपॉन लैम्डा आ गया तो आप फ्रीक्वेंसी भी निकाल सकते हो, कैसे, उसको सी से मल्टीप्लाई करके। सी अपॉन लैम्डा क्या होता है, फ्रीक्वेंसी। तो देखो न्यू इज इक्वल टू होता है सी अपॉन लैम्डा, और ये किसका फॉर्मूला है 1 अपॉन लैम्डा का, तो सी से मल्टीप्लाई करोगे तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू क्या हो जाता है, ये आर सी ब्रैकेट में ये सब कुछ। तो यहां तक का आप लोग रिवाइज करके आना, तो अगली क्लास में मजा आएगा, ठीक है।